नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 इतिहास चैप्टर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वह अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया? उत्तर, 1867-68 में जापान में एक युगांतकारी घटना मेजी पुनर्स्थापना के रूप में घटी। सदियों पूर्व जापान में दो अहम प्रशासनिक शक्तियां थी, सम्राट तथा प्रधान सेनापति अथवा शोगुन। हालांकि प्रशासन की समस्त शक्तियां शोगुन में केंद्रित थी, सम्राट मात्र राजनीतिक मुखौटा होता था। किंतु 1668 ईस्वी में एक आंदोलन द्वारा शोगुन का पद समाप्त कर दिया गया, उसके सारे अधिकार सम्राट के हाथों में दे दिया गया एवं सम्राट 14 वर्षीय मित्सुहितो ने मेजी की उपाधि धारण की। मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, फलत आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे, फलत यथा कदा अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। हालांकि इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से हथियार ले लिए गए, अब मात्र सामुदायिक वर्ग के लोग ही हथियार रख सकते थे। इससे किसान अपना संपूर्ण समय पर ध्यान कृषि कार्य में लगाने लगे। इससे पूर्व दाम्यों को अधिकांश समय शोगुन के निर्देशानुसार राजधानी एदो में व्यतीत करना पड़ता था, फलत अपने क्षेत्रों के प्रशासनिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करने में असमर्थ हो जाते थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उन्हें अपनी राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए। भूमि का सर्वेक्षण तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य मालिकों तथा करदाताओं का निर्धारण करना था। इस परिवर्तन ने राजस्व के स्थायी निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान में अनेक महत्वपूर्ण एक विशाल शहरों का विकास हुआ। शहरों के विकास ने वाणिज्य अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित किया, फलत वित्त और ऋण की प्रणालियां स्थापित हुई। गुणों के पद से अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। व्यापार का विकास हुआ और शहरों की जीवित संस्कृति विकसित होने लगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला। इस सभी घटनाओं के सामूहिक प्रयास से जापान में तीव्र तीव्र गति से आधुनिकीकरण का सपना साकार हुआ। प्रश्न नंबर 2, जापान के विकास के साथ साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए? चर्चा कीजिए। उत्तर, जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोजाना की जिंदगी में आए परिवर्तनों में भी देखा जा सकता है। परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध एवं संपन्न हुए, परिवारों के संदर्भ में नए विचार फैलने लगे। नया घर किसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होम कहते थे और संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते हैं और घर बसाते हैं। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरफ तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार की मांग पैदा की। और 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों द्वारा शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की मासिक आय 40 येन प्रति माह थी। जापान के विकास के साथ साथ नवीन घरेलू उत्पादों जैसे कुकर, टोस्टर आदि का प्रयोग होने लगा। आधुनिकता के प्रसार ने नवीन मध्यकालीन परिवारों को प्रभावित किया। ट्रामों के आने से आवागमन की गतिविधियां आसान हो गईं। मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। 1899 ईस्वी में फिल्मों का निर्माण होने लगा। सन 1925 ईस्वी में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया। प्रश्न
नंबर 3, पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया? उत्तर, पाश्चात्य ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से दो चार होने के लिए छिंग राजवंश ने निम्नलिखित उपायों का सहारा लिया। चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के लिए चीन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना नितांत आवश्यक था, अतः इसने आधुनिक प्रशासन, नई सेना और शिक्षा के लिए नई नीतियों का निर्माण किया। संवैधानिक सरकार की स्थापना हेतु स्थानीय विधायिकाओं के गठन की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। प्रशासकों का विचार था कि एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की पश्चिमी ताकतों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों से भली प्रकार से निपट सकती है। जन सामान्य द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किए गए। लियांग किचाऊ जैसे सुप्रसिद्ध चीनी विचारकों का विचार था कि चीनियों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करके ही चीन पश्चिम का सफलतापूर्वक विरोध कर सकता था। उसके मतानुसार अंग्रेज व्यापारियों के हाथों भारतीयों की हार का मुख्य कारण भारतीयों में एकता और राष्ट्र की भावना का अभाव था। अतः चीन विचारों ने जन सामान्य को उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों से परिचित कराने की अहम कार्य किया। 18वीं शताब्दी में पोलैंड का विभाजन एक दृष्टांत बन गया। सर्वविदित है कि 1890 के दशक में चीन में पोलैंड शब्द का प्रयोग एक क्रिया स्वरूप टू पोलैंड रूस बोलान बू अर्थात हमें विभाजित करने किया जाने लगा। जनसाधारण की परंपरागत सोच को बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का मानना था कि परंपरागत सोच को बदलकर ही चीन का विकास संभव है। उल्लेखनीय है कि उस समय चीन की प्रमुख विचारधारा कन्फ्यूशियसवाद के ओतपोत थी। 1890 के दशक में जिन विद्यार्थियों को जापान में अध्ययन हेतु भेजा गया था, उन्होंने जापान के नए विचारों से प्रभावित होकर चीन में गणतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकारी पदों की नियुक्ति में योगदान को आधार बनाया गया। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध के बाद दीर्घकाल से प्रचलित चीन परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। परंपरागत परीक्षा प्रणाली में साहित्य पर बल दिया जाना था। फलत यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए बाधक थी। सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सेना को अत्यधिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया। प्रश्न नंबर 4, सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? उत्तर, सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। वह आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, परंतु वह चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मीन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। यह 3 सिद्धांत है। राष्ट्रवाद, इनका अर्थ था मांचू वंश जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, वह सत्ता से हटाना, साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना, साम्राज्यवाद को पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व को समानता लाए। सन यान सेन के विचार कुओमिन्तांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। संक्षेप में निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 5, क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकरण
की जापानी नीति के चलते हुआ। उत्तर इतिहास संविदों का मानना है कि औद्योगिकरण की जापानी नीति ने ही जापान को पड़ोसियों के साथ युद्धों में उलझा दिया और उसके पर्यावरण को समाप्तप्राय कर दिया। मेजी पुनर्स्थापना के तकरीबन 40 वर्षों के अंतराल में जापान ने समझकर उनकी विशेषताओं को नज़रअंदाज नहीं किया, अपितु उससे स्वयं सीखने का प्रयत्न किया। फुकोकू क्योंहे अर्थात समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ सरकार ने अपनी नवीन नीति की घोषणा की। इस नई नीति का उद्देश्य था अपनी अर्थव्यवस्था एवं सेना को मजबूत बनाना। मेजी सुधारों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया। सरकार ने उद्योग के विकास हेतु विदेशों से भी सहायता ली। सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कपास की नई नई किस्मों को विकसित करने का प्रयास किया गया। संचार और यातायात के आधुनिक संसाधनों ने आर्थिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक जापान की गिनती विश्व के सर्वोत्तम औद्योगिक देशों में होने लगी। औद्योगिक विकास की तीव्र गति ने जापान को पड़ोसियों के साथ युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। जापान की बाजार की खोज में 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक दौड़ में सम्मिलित हो गया। जापान के साम्राज्यवाद का एक अन्य प्रमुख कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को साबित करना था। फलत उसे 1894 ईस्वी 95 ईस्वी में चीन के साथ और 1904-5 में रूस के साथ युद्ध करना पड़ा। 1872 ईस्वी में जापान की जनसंख्या 3.5 करोड़ थी। औद्योगिकरण की वजह से 1920 आते आते जापान की जनसंख्या 5.5 करोड़ हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जापान की अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की ओर बढ़ने लगी। वह सूती वस्त्र, रेयन और कच्चे रेशम का सबसे बड़ा निर्यात देश बन गया। युद्धों के परवर्ती काल में इंजीनियरिंग एवं लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र में जापान ने अद्वितीय विकास किया। तीव्र गति से औद्योगिक विकास का एक नकारात्मक पक्ष था पर्यावरण का दिन पर दिन दूषित होना। औद्योगिक विकास ने लकड़ी की मांग में वृद्धि की, जिससे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई। फलत पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रथम संसद 1897 ईस्वी में के निम्न सदन के सदस्य तनाको सोजो ने औद्योगिक प्रदूषण के विरोध में पहला आंदोलन किया। इसका मानना था कि मानवीय हितों को नज़रअंदाज करके औद्योगिक विकास करना मानव जाति के प्रति क्रियावादी कदम है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान में होने वाले तीव्र औद्योगिक विकास का जनसामान्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। अरगजी को जहर एवं भयंकर कष्टदायी बीमारी का कारण था। यह एक आरंभिक सूचक भी था। फलत 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हवा इतनी दूषित हो गई कि अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई। अतः यह कहना उचित ही होगा कि तीव्र औद्योगिकरण की जापानी नीति ने जापान की सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ युद्धों में उलझा दिया, साथ साथ वहां के पर्यावरण को भी दूषित कर दिया। प्रश्न नंबर 6, क्या आप मानते हैं कि माओ त्सेतुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और उसकी मजदूरा कामयाबी की बुनियादी डालने में सफलता प्राप्त की? उत्तर, अधिकतर इतिहासकार इस विचार से सहमत हैं कि माओ त्से-तुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और उसकी मौजूदा कामयाबी की बुनियादी डालने में सफल रहे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात से ही चीन में साम्यवादियों के प्रभाव में बढ़ोतरी होने लगी थी। 1921 ईस्वी में साम्यवादी दल की स्थापना की गई, जो अपने प्रारंभिक चरण में ही एक शक्तिशाली दल के रूप में उभरने लगा। हालांकि एक समय चीन में दो सरकारों का अस्तित्व था। उनमें से एक कुओमिंतांग राष्ट्रवादी दल की सरकार थी। इसके अध्ययन सन यान
सन यात सेन थे। दूसरी सरकार का अध्यक्ष एक सैनिक जनरल चांग कोई-शेक था। इसका मुख्यालय बीजिंग में था। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात कुओमिन्तांग का नेतृत्व चियांग कोई शेक की सरकार के विरोध में था, क्योंकि वह अमेरिका तथा ब्रिटेन के हाथों का कठपुतली मात्र था। मुद्रास्फीति की वजह से जनसामान्य की मुसीबतें बढ़ गई थी। जनता दोहरी मार झेल रही थी। पहली मार कर के रूप में थी, जो जनता की कमर तोड़ रही, तो दूसरी मार खाद्य वस्तुओं की वजह से महंगाई थी। चीनी साम्यवादी पार्टी के मुख्य नेता माओ त्से-तुंग की कोशिशों के फलस्वरूप यह पार्टी एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन गई थी। माओ त्से-तुंग घोर परिवर्तनवादी थे। उन्होंने एक ताकतवर किसान सोवियत का गठन किया और भूमि अधिग्रहण करके पुनः नए नियमों के अनुसार वितरण किया। साथ साथ उन्होंने स्वतंत्र सरकार एवं सैन्य संगठन पर बल दिया। माओ त्से-तुंग स्त्रियों की समस्याओं से पूरी तरह से परिचित थे, अतः उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को प्रोत्साहित दिया, विवाह संबंधित नए कानून का निर्माण किया। उन्होंने विवाह संबंधित समझौते या क्रय विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाया। वास्तविकता में यह भी है कि माओ त्से-तुंग एक शोषण मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के पश्चात चीन को जापानी प्रभाव से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। पश्चात माओ त्से-तुंग के अधीन साम्यवादियों और चियांग कोई-शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों में सत्ता के गृहयुद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष में साम्यवादियों की जीत हुई। अक्टूबर सन 1943 को चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से गणतंत्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। नए गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति माओ त्से-तुंग और प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई बने। इस सरकार ने अपने आरंभिक वर्षों में कुछ अहम भूमि सुधार संबंधित कानून लागू किए। औद्योगिक क्रांति के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम भी तैयार किया गया। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। निजीकरण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। 1953 तक इस कार्यक्रम के अनुसार आचरण होता रहा। इसके उपरांत समाजवादी परिवर्तन का कार्यक्रम बनाने की घोषणा की गई। मौजूदा कार्यक्रम के तहत आंतरिक क्षेत्र में चीन जिस नए कार्यक्रम का पालन किया, वह लंबी छलांग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सुधार करना था। माओ ने 1954 ईस्वी में तथा 1956 ईस्वी में क्रमशः कृषि का सहकारिताकरण तथा सामूहिकरण आरंभ करने की दिशा में अहम कदम उठाया। चीन वासियों को अपने अपने घरों के पिछवाड़े इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रेरित किया गया। गांवों में पीपुल्स कम्यून्स स्थापित किए गए। यह सामूहिक उत्पादन तथा सामूहिक अधिकार के तरह कार्य करते थे। ऐसे समुदायों में चीन के 98% कृषक आते थे। माओ त्से-तुंग ऐसे समाजवादी व्यक्तियों का निर्माण करना चाहते थे जिन्हें वित्त, भूमि, जनता, काम, विज्ञान तथा जन संपत्ति पांचों से बेहतर प्यार हो। उन्होंने महिलाओं के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेन फेडरेशन तथा विद्यार्थियों के लिए ऑल चाइना स्टूडेंट्स फाउंडेशन का निर्माण किया। वे योग्यता के अधिक महत्व विचारधारा को देते थे। अतः माओवादियों तथा उनके आलोचकों के मध्य संघर्ष प्राय होता रहता था। माओ त्से-तुंग
ने अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 1965 ईस्वी में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। इसके अंतर्गत पुरानी आदतों, पुरानी संस्कृति तथा पुराने रिवाज को प्रतिक्रिया स्वरूप अभियान छेड़े गए। इन अभियानों में मुख्य रूप से सेना एवं छात्रों का प्रयोग किया गया। साम्यवादी विचारधारा पेशेवर योग्यता पर भारी पड़ी। दोषारोपण ने नारेबाजी और तर्कसंगत वाद विवाद आच्छादित कर दिया। जन मुक्ति सेना के युवा अंग लाल रक्षकों द्वारा क्रांति को करने या जारी रखने के नाम पर भयंकर अत्याचार किए और माओ त्से-तुंग की विचारधारा को न मानने वाले को नाना प्रकार की मुसीबतों और यातनाओं का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था में रुकावट आने लगी। साथ साथ पार्टी भी बेहद कमजोर हुई। हालांकि 1970 ईस्वी में चीन की परिस्थितियों तेजी से बदलने लगी। वहां की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर होने लगी तथा चीन परमाणु शक्ति से भी संपन्न हो गया। राष्ट्रपति निक्सन के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी। कालांतर में वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता तथा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी बन गया। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि चीन को मुक्ति दिलाने तथा इसकी तत्कालीन कामयाबी की आधारशिला रखने के साम्यवादी दल के प्रमुख माओ त्से-तुंग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।